हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंट मास के बारे में, जिसे आप इक्विवेलेंट वेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हर एग्जाम में यहाँ से सवाल आता ही आता है। रिडॉक्स रिएक्शन में भी आप इसको पढ़ते हैं और क्लास 11th के जो पहला चैप्टर है उसमें तो बेसिकली ये टॉपिक ही है। ठीक है, इक्विवेलेंट मास आपको निकालने के लिए पूछा जाता है। सबसे पहले इसके फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले से लिखा हुआ है सब। ठीक है, क्या होता है? फॉर्मूला होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है आपको समझना होता है कि एन फैक्टर क्या होता है, क्योंकि एन फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा और एन फैक्टर की जब बात करेंगे तो वो सभी के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो अगर आपको एन फैक्टर पता चल गया कि कैसे क्या होता है तो बाकी फॉर्मूला निकालना बहुत आसान है। मोलर मास आपको पता होता है, मास इन ग्राम होता है। जब भी आपका ग्राम में मास दिया रहता है उसी को हम मोलर मास कहते हैं। और अगर आपसे बात करें कि मोलर मास निकलेगा कैसे, तो किसी भी कंपाउंड के अगर आपको मोलर मास निकालना है तो उसके एटॉमिक मास का आपको सम कर देना है। आगे देखिए, बात करते हैं कि एन फैक्टर होता क्या है। तो ये जस्ट एक नंबर ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा बात ये है कि ये नंबर सभी के लिए जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें एसिड के लिए ये नंबर क्या होता है। ठीक है, तो आप देखो फॉर एन एसिड, तो एसिड की जब बात करेंगे तो इसमें लिखा गया है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन। कोई भी आपका एसिड होता है तो आपको पता है कि आर्हेनियस ने बोला था, उनके हिसाब से एसिड क्या होता है, तो जो सॉल्यूशन में जाके H प्लस आयन देता है उसको हम एसिड बोलते हैं। अब आपके पास ऐसे आपके कुछ कंपाउंड होने चाहिए जिसमें H प्रेजेंट हो, अगर H है तो वो एसिड कहलाएगा। अब यहाँ पे बात होता है कि H प्लस कितना है, जितना H प्लस रिप्लेसेबल होगा उसी को हम बोलेंगे क्या, कि इसमें इतना ज्यादा H प्रेजेंट है और वही उसका एन फैक्टर बताएगा। जैसे कि पहला आपको दिख रहा होगा HCl, तो HCl में एक हाइड्रोजन है बेटा, तो यानी इसका एन फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। इसी तरीके से अगला जो है वो है H2SO4, तो H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है, इसका जो एन फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। HNO3 में एक हाइड्रोजन दिख रहा है, इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सभी के लिए जो है, सभी एसिड के लिए बेसिकली ये ऐसे ही निकालना होता है कि कितना उसमें H प्लस है, जिनको आप हटा सकते हैं वही बताएगा एन फैक्टर। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर यहाँ पे आपके फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स आ गए, ठीक है, फास्फोरस के ऑक्सी एसिड आपको पता होंगे, पी ब्लॉक में आप ये पढ़ते हो, जो बेसिकली होता है, जैसे मान लीजिए अगर आ गया आपके पास H3PO4, आपके पास आ गया H3PO3, आपके पास आ गया H3PO2, या इनके अलावा भी कोई आ गया, तो यहाँ पे एन फैक्टर निकालने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। एन फैक्टर इसका निकालेंगे कैसे, आपको यहाँ देखना है ऑक्सीजन एटम कितने हैं। बेसिकली अगर ट्रिक की बात करें, अगर आप फिगर बनाना नहीं चाहते, फिगर ड्रॉ करेंगे तो वो अलग चीज हो जाएगा, आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। एक बॉन्ड आप बनाओ फास्फोरस का ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, वो आपको आता होगा। फास्फोरस का ऑक्सीजन के साथ आप डबल बॉन्ड बना दीजिए। उसके अलावा आप देखिए, जैसे पहले की बात करें तो आपका फॉर्मूला है H3PO4, तो एक ऑक्सीजन आपने यहाँ लगा दिया, उसके अलावा बचे 3 ऑक्सीजन यहाँ, ठीक है। हाइड्रोजन भी आपका 3 है, यहाँ पे आप हाइड्रोजन लगा दो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ऐसे आपके डायरेक्ट भी सवाल बनते हैं, आपसे पूछा जाता है कि इसकी एसिडिटी कितनी है, मतलब कि ये कितना एसिड जो है, कितना H प्लस है, जिसे आप प्रोटॉन भी कहते हैं, वो आपका डोनेट कर सकता। तो यहाँ पे बात करेंगे तो H आपको 3 दिख रहे हैं, यहाँ से क्या होता है, तीनों निकल जाते हैं। निकलना कैसे है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ से H प्लस आसानी से जो है वो निकल जाता है। तो क्योंकि तीनों ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 3 H प्लस निकलेगा, और आपका जो इसका एसिडिटी अगर पूछा जाए तो हाइड्रोजन की एसिडिटी यहाँ 3 हो जाएगी। ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर जिसको आप बोलते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, फिगर बना के भी। आपको बस ध्यान नहीं देना, जैसे अगर नीचे वाला आप बनाइए तो इसमें क्या होगा, ठीक है, लास्ट की हम बात करें तो हाइड्रोजन तो आपके अभी भी 3 है, लेकिन ऑक्सीजन सिर्फ 2 है। एक आपने ऑलरेडी फिक्स कर दिया, बचा एक। अब यहाँ पे पूछा जाए कि कितना H प्लस मिलेगा, तो सिर्फ और सिर्फ आपको कितना मिलेगा, एक ही मिलेगा, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। बाकी तो इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि ये दोनों बेटा फास्फोरस के साथ डायरेक्टली क्या बना रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, आपको पता होगा कोवेलेंट बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो वो H प्लस को निकलने नहीं देगा, तो इसका एसिडिक करेक्टर सिर्फ एक होगा। तो आपको इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी सभी के लिए कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है। ठीक है, अब इसमें आपको फिगर ना बनाना अपने पड़े, इसलिए आपको बस बता देना है कि जितना ऑक्सीजन दिख रहा है उसमें से एक घटा देंगे, वही क्या हो जाएगा, उसका एन फैक्टर। जैसे यहाँ अगर 4 है, एक कम करेंगे 3, यहाँ पे 3 है, एक कम करोगे 2, और यहाँ 2 ऑक्सीजन है, एक कम करेंगे तो एन फैक्टर हो जाएगा 1। तो ये आपका था एसिड के लिए। आगे बात करते हैं कि अगर आपका बेस आ गया, कोई आपका बेसिक कंपाउंड दे दिया और पूछा कि इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, तो मोलर मास निकालने का तरीका तो वही है। अगर बात करें एन फैक्टर का, तो इसमें एन फैक्टर निकालने के लिए आपको देखना है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयन। आपको पता है OH आयन, अगर बेस की बात करेंगे तो OH उसमें रहेगा ही रहेगा। बेस की डेफिनेशन ही होती है कि सॉल्यूशन में जाने पे कितना OH दे रहा है, वही क्या होता है, बेस होता है।
अब यहाँ पे कितना OH मिलेगा इसकी बात करते हैं, तो आप देखो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, जितना OH दिख रहा है वो उतना जाके डोनेट कर देगा, ठीक है। NaOH में एक OH है, एक हो जाएगा एन फैक्टर, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 OH दिख रहा है एन फैक्टर 3, 2 OH है अगेन एन फैक्टर 2, 1 1। अमोनिया के केस में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे हमको दिखता नहीं है, आपको पता है आर्हेनियस की थ्योरी में भी यही एक्सेप्शन आया था, ठीक है। उन्होंने बोला कि ये बेस नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से बेस अगर है तो OH होना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि ये बेस नहीं है, लेकिन लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने इसको बेस प्रूव किया था और उन्होंने यही रिएक्शन किया था और यहीं से आपको एन फैक्टर भी इसका पता चलेगा, ठीक है। बेसिकली उन्होंने जब अमोनिया का रिएक्शन कराया वाटर से, अमोनिया जो कि ऑलरेडी एक वीक बेस है, वाटर से रिएक्ट करने के बाद ये बनाता है अमोनियम आयन और साथ में निकलता है हाइड्रोक्साइड आयन। तो क्योंकि इस सॉल्यूशन में एक OH निकला, तो इसलिए हम बोलते हैं कि इसका एन फैक्टर कितना 1 और इसकी बेसिसिटी भी एक ही होगी, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको कर लेना, यानी अगर इसका पूछ ले आपसे इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। मोलर मास आपको पता है निकाल लेंगे 17 आता है, और अपॉन में 1 से जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आपका 17 ही आ जाएगा, ठीक है। जब हम बात करेंगे सॉल्ट की, तो सॉल्ट के केस में क्या होता है आगे बात करते हैं, ठीक है। सॉल्ट के केस में जस्ट जो आपका कंपाउंड पे चार्ज आता है वही हो जाता है एन फैक्टर। जैसे कि NaCl है तो दोनों पे चार्ज एक, एन फैक्टर एक, KCl में एक, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट में चार्ज आ जाएगा 2, ठीक है। अब बात करते हैं एटम के लिए, ठीक है। तो एटम के केस में बेटा उसकी वैलेंसी बताएगी कि एन फैक्टर कितना होगा। यहाँ पे मैंने आपको एक टेबल बना के बताया है, क्योंकि इसमें 2 चीजें होती हैं। जब आप बात करते हैं एटम्स की, तो एक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एक होता है वैलेंसी। तो दोनों में पहले तो डिफरेंस है, आप इसको समझो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है और वैलेंसी क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको समझना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आप उसको बोलते हैं जो सबसे बाहर वाला सेल का इलेक्ट्रॉन होता है, यानी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ही आप कहते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो वैलेंसी होता है वो होता है कैपेसिटी। वैलेंसी मतलब कि कैपेसिटी। आपको पता है कि हर एटम पीरियोडिक टेबल में स्टेबल होना चाहता है और स्टेबल होने के लिए वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के 2 ही तरीके हैं, या तो वो 8 इलेक्ट्रॉन अगर उसको चाहिए और इलेक्ट्रॉन उसके पास कम है, तो या तो वो इलेक्ट्रॉन किसी से ले गेन करे, अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे। तो बेसिकली या तो बाय गेनिंग या फिर बाय लूजिंग ये क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, और जितना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन कम है या ज्यादा है उसी को क्या बोलते हैं, वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का बहुत आसान तरीका है, आप ग्रुप देखो। जैसे कि आप जानते होंगे कि जब आप एस ब्लॉक पढ़ते हो, पी ब्लॉक पढ़ते हैं, तो आप बोलते हैं कि एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट आर आल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्यों बोलते हैं, तो सिंपल मतलब एक ही होता है, इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही इनके ग्रुप के बारे में बता देते हैं, इसीलिए बोलते हैं इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। जैसे कि अगर कोई आपका एलिमेंट है जो ग्रुप 1 का है, जैसे यहाँ सोडियम लिखा होगा, सोडियम जो है ये आपका ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। अगर कोई ग्रुप 2 का एलिमेंट है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। अब आपको ग्रुप 3 पे नहीं जाना, वो तो डी ब्लॉक होता है, ग्रुप आप आ जाओ 13 पे। अगर ग्रुप 13 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, ग्रुप 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ग्रुप 15 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ग्रुप 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ग्रुप 17 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, ग्रुप 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। तो बेसिकली जितने ग्रुप होंगे, ठीक है, उतने ही लगभग आपके क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है। बात करते हैं वैलेंसी की, कैपेसिटी। तो बेसिकली आप ये देखो कि लूज करेगा या गेन करेगा, और क्या उसके लिए आसान है। यहाँ पे सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में आप इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, आता है 2 8 1। तो ये एक इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज कर दे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन तो नियॉन के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, लूज 2 8 2, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा, स्टेबल हो जाएगा। एल्युमिनियम के केस में 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो जाएगा, कार्बन में 4। लेकिन जब बात आती है कार्बन की, तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे या तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे, या तो 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे या तो 4 इलेक्ट्रॉन और ले ले ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 5। अब यहाँ पे आते हैं जब, सॉरी 4, नाइट्रोजन के केस में आएंगे तो यहाँ पे वैलेंसी होती है बेटा 3, क्योंकि आप देखो तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, ठीक है। अब 5 इलेक्ट्रॉन इसके लिए लूज करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए ये क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी आपकी 3, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन लेके हो जाएगा स्टेबल। इसी तरीके से ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लेके वो स्टेबल हो जाता है। फ्लोरीन के केस में आपको पता है जितने हैलोजन है सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, और उनके लिए तो कहते हैं कि उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी सबसे ज्यादा होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन करके वो स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। और नोबल गैसेस की बात करेंगे, जिनको आप पीनट गैस कहते हैं, तो सारे जितने भी होते हैं उनका जो वैलेंसी होता है वो 0 होता है। क्यों, क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एन फैक्टर निकाल लोगे। आगे आयंस की बात करें तो आयंस बहुत आसान होता है, जो इंडिविजुअल चार्ज दिखेगा वही उसका एन फैक्टर हो जाएगा। अब अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आप आसानी से इसका कैलकुलेशन कर रख सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है। इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है, आपके सामने फॉलोइंग कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका, फॉर्मूला यहाँ लिखा है इक्विवेलेंट मास अपॉन एन फैक्टर। इक्विवेलेंट मास को इक्विवेलेंट वेट भी बोला जाता है। एन फैक्टर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किसके लिए क्या होगा, ठीक है। एसिड के लिए कितना H+ देगा, बेस के लिए कितना OH देगा, आयंस में चार्ज, एटम की वैलेंसी और सॉल्ट में इंडिविजुअल चार्ज, ठीक है। सेम वही काम करना है, यहाँ मास निकाल दिया गया है सभी का मास, और उसके बाद एन फैक्टर इसमें 3 होगा क्योंकि 3 हाइड्रोजन निकाल सकता है। ये आपका आ जाएगा मास, सेम इसी तरीके से सारे हो जाएंगे। लास्ट एक आप अमोनिया वाला देख लेना, यहाँ पे 17 ग्राम आएगा और कुछ आपके लिए, कुछ मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इसको आप सॉल्व करके निकालेंगे, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आगे कल।